हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने दादा या परदादा के नाम वाले ज़मीन को अपने नाम पे लेते हैं। तो आइए गाइज, इन सभी प्रोसेस को इस वीडियो में देखते हैं। गाइज, अभी तक जो हम लोग जमाबंदी अलग करने की प्रक्रिया करते थे वो कुछ इस प्रकार से था कि सबसे पहले वंशावली बनाते थे, फिर पंचनामा बनाते थे। पंचनामा बनाने के बाद गाइज एक स्टाम्प पेपर हुआ करता था जिसपे हम अपनी हिस्से का ज़मीन लिखते थे। उसके बाद गाइज कर्मचारी के पास जमा करते थे। कर्मचारी के पास जमा करने से पहले पूरे ज़मीन का अपडेट रसीद कटवाना पड़ता था। उसके बाद 6 महीने या साल भर में हम लोगों का जमाबंदी अलग होता था। तो गाइस, अभी क्या है कि सर्वे चल रहा है जिसमें आपको इतनी सारी प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा। अब खुद सर्वे विभाग के कर्मचारी आपके ज़मीन पे आएंगे और आपके हिस्से का ज़मीन का जमाबंदी आपके नाम करेंगे। तो इसके लिए आपको कौन सी फॉर्म भरनी है, फॉर्म में क्या कहाँ भरना है और फॉर्म को कहाँ जमा करना है, कौन सी दस्तावेज लगाना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। आइए पूरी प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जैसे कि मान के चलिए कि 9 बीघा का कोई प्लॉट है और आप 3 भाई हैं। अगर प्रत्येक भाई का हिस्सा देखा जाए तो 3 बीघा ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो आप फॉर्म भरिएगा गाइस, उस फॉर्म में सिर्फ 3 बीघा ज़मीन का ही ब्यौरा डिटेल्स आप भरेंगे, न कि पूरे 9 बीघा ज़मीन का। इसी तरह से तीनों हिस्सेदार अपने अपने हिस्से का फॉर्म भर के जमा करेंगे। फॉर्म जैसे ही जमा हो जाएगा उसके बाद सर्वे विभाग का जो कर्मचारी होगा गाइस, वो आपके सरजमीन पे आके सर्वे करेंगे। उसी दरमियान आपसे वहाँ पूछा जाएगा क्या आप इस आपसी बंटवारे से सहमत हैं, तो आपको वहाँ पे हाँ बोलना है। उसके बाद सर्वे विभाग के कर्मचारी द्वारा आपको एक पैनल चार्ट दिया जाएगा, यानी कि शेड्यूल दिया जाएगा, जिस पे आपको हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा वहाँ पे कि आप उसको जमीन सपोर्ट कर देंगे, वो आपको कर देंगे, फिर वो उसको करेगा, वो फिर आपको कर देगा। तो इसी तरह से तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, सर्वे विभाग के कर्मचारी आपके हिस्से का जो भी जमीन है उसका जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा। जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा मतलब ये होगा कि नया जो खाता खुलेगा वो आपके नाम से खुलेगा, यानी कि रसीद वगैरह जो भी कटेगा आपके नाम से ही तब कटेगा, खतियान वगैरह सब कुछ आपके नाम से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए कौन सी फॉर्म को पहले भरनी है। तो गाइस, आपको सबसे पहले प्रपत्र 2 भरना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए नियम 6 उपनियम 1। तो गाइस, इसी फॉर्म को आपको सबसे पहले भरना है। इस फॉर्म का मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ तक देख लीजिए, नीचे का इंटरफेस बस यहीं तक है। तो आइए देखते हैं कॉलम को, किस कॉलम में क्या भरना है। गाइस, याद रखिए कि सभी कॉलम को पेन से भरना है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व ग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप गाँव का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इस वाले कॉलम में थाना नंबर है, तो यहाँ पे आप थाना नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हल्का नंबर है, तो यहाँ पे हल्का नंबर लिखेंगे। यहाँ पे पुलिस थाना, यानी कि आपका थाना कहाँ है, यहाँ पे थाना का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंचल, तो इस वाले कॉलम में अंचल का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप अपना जिला लिखेंगे। तो गाइस, उसके बाद इस कॉलम में आते हैं और इस कॉलम में गाइस थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा भी और ध्यानपूर्वक भरिएगा भी इस फॉर्म को। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैयत का नाम लिखा हुआ है और इसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एवं पिता का नाम। तो गाइस, इस कॉलम का मतलब ये होगा गाइस कि जिसके नाम से खतियान है या फिर कवाला किसके नाम से है उसी का नाम यहाँ पे आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देखिए जिसके नाम से खतियान है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद उस खतियान में अगर और किसी का हिस्सा है तो उसका भी यहाँ पे नाम आएगा। अगर उसमें किसी का अंश है तो उसका नाम यहाँ पे 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्थाई पता, तो सबका यहाँ पे अस्थाई पता आप लिख देंगे। और उसके बाद इस वाले मतलब आधारित भूमि का ब्यौरा वाले कॉलम में आप देख सकते हैं खाता नंबर है। तो गाइज आपको क्या करना है कि आपके हिस्से का जो ज़मीन है उसी का खाता नंबर लिखना है। यहाँ पे एक बार मैं और बता देता हूँ, जैसे कि टोटल ज़मीन 9 बीघा है और आप 3 भैयारी है, तो आपका हिस्सा सिर्फ 3 बीघा ही बनता है यहाँ पे। तो आप 3 बीघा का ही ब्यौरा फॉर्म में लिखेंगे। तो गैस आपको क्या करना है, उसी 3 बीघा में से किसी भी ज़मीन का यहाँ पे खाता नंबर लिखेंगे। उसके बाद खेसरा नंबर लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, चौहदी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं किस्म ज़मीन। तो इसका मतलब गाइज ये होगा कि आपका ज़मीन किस टाइप का है, धनहर है या उपजाऊ है या रेसिडेंस है। जो भी टाइप होगा गाइज आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शेष को छोड़कर लगान, यानी कि आपके ज़मीन का पर साल का लगान कितना लगता है, यहाँ पे वो लगान लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइज देख सकते हैं जमाबंदी संख्या, तो गाइज इस वाले कॉलम में आप जमाबंदी संख्या लिख देंगे।
उसके बाद वाले कॉलम में गैज अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमि पर दावा का आधार। गैज इस कॉलम का मतलब ये हुआ कि किस आधार पर आप अपने जमीन का दावा कर रहे हैं। गैज अगर आप जमीन खरीदे होंगे तो यहाँ पे किराए लिख देंगे। अगर खतियानी होगा तो बंदोबस्ती लिख देंगे। अगर दान में मिला होगा गैज तो यहाँ पे दान लिख देंगे या अन्य लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप गैज देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभियुक्त अगर कोई हो तो गैज इस वाले कॉलम को आप एजेटिव छोड़ देंगे। एक बात गैज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक कॉलम में एक ही खाता नंबर, एक ही खेसरा नंबर, एक ही चौहद्दी आपको लिखना है। इसी तरह से गैज जितने सारे आपके खाता होंगे, जितने सारे खेसरा होंगे, सबको एक एक कॉलम में आप लिखते जाइएगा। उसके बाद उसमें रकबा लिखते जाइएगा कि कौन सी खेसरा नंबर में कितना रकबा है, उसका चौहद्दी। उसके बाद यहाँ पे फिर जमीन का किस टाइप का जमीन है, उसी तरह से गैज जमाबंदी संख्या यहाँ तक आप भर लीजिएगा। पूरा फॉर्म को भरने के बाद गैज आप क्या कीजिएगा, तो गैज यहाँ पे देखिए 8 कॉलम बना हुआ है, तो 8 कॉलम में 8 ही खाता नंबर, 8 ही खेसरा आएगा और उसका रकबा आएगा। उसके बाद भी अगर आपका खाता नंबर और उसके बाद भी अगर आपका कोई खेसरा बच जाता तो आप उसको दूसरा फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इसी फॉर्म में आप कहीं एडजस्ट करेंगे। दूसरा फॉर्म में गैज आप लिख लीजिएगा। लेकिन इस फॉर्म को यहाँ तक भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्थान लिखना है, यानी कि अपने गाँव का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे तिथि जिस दिन आप फॉर्म जमा कीजिएगा उस दिन का यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। और यहाँ पे गैज आप देख सकते हैं रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है। तो गैज यहाँ पे अगर रैयत जीवित नहीं है तो आप अगर फॉर्म जमा कर रहे हैं तो आप अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दे देंगे। उसके साथ साथ गैज मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या जरूर लिखेंगे। इसके बाद गैज आपको दूसरा फॉर्म भरना है, तो ये मैं उस फॉर्म का भी इंटरफेस दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि किस कॉलम में क्या भरना है। तो गैज उसके बाद आप इस वाले फॉर्म को भरेंगे, प्रपत्र 3(1) को भरेंगे जो वंशावली है, यानी कि अधिनियम की धारा 5 है। तो गैज इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सेवा में शिविर प्रभारी। तो यहाँ पे गैज आप अंचल का नाम लिख देंगे, जिला का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 से लेके 3 तक का नंबर है, तो जरूरी नहीं है कि गैज 3 आदमी का यहाँ पे नाम होगा। फॉर्म आप जमा कर रहे हैं सिर्फ अपने हिस्सा का जमा कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आपका ही नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पुत्री या पुत्र या पत्नी है, तो यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद गैज इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप ग्राम लिख देंगे, अंचल लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे गैज देख सकते हैं जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो इस वाले कॉलम में जमाबंदी क्रमांक संख्या लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑब्लिक लगा के लिखा हुआ है कि खतियान में अंकित खाता संख्या। तो गैज आपका जो खतियान में खाता नंबर होगा वो खाता नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो गैज यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गैज यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खतियान में अंकित खाता संख्या। तो खाता संख्या एक ही तो नहीं होगा। अगर खाता संख्या सिर्फ एक का ही फॉर्म भरे होंगे तो एक लिखेंगे, अगर 3-4 खाता का फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ पे जितने सारे खाता का फॉर्म आप भर के जमा कर रहे हैं यहाँ पे उस सबका खाता नंबर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खेसरा संख्या गैज, तो आपको यहाँ पे खेसरा संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे गैज रकबा लिखना है, तो यहाँ पे आप रकबा लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लगान, मतलब प्रत्येक साल का लगान कितना है, लगान लिख देना है। उसके बाद गैज इन सभी चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है। ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो गैज यहाँ पे आप देखिए विश्वास महाजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर कर देना है। और याचिका, उसके नीचे में देखिए याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, तो यहाँ भी आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। इसके बाद भी गैज एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जो उत्तराधिकारी का फॉर्म होता है गैज। तो आइए उसे भी एक बार देख लेते हैं और मैं उसमें बताता हूँ कि किस कॉलम में क्या भरना है। तो गैज ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो गैज यहाँ पे आपको क्या करना है, रैयत का नाम लिखना है, मतलब कि जिसके नाम से खतियान है गैज उसका नाम लिखना है। उसमें अगर किसी का अंश है या फिर हिस्सा है तो उसका भी नाम आपको नीचे में लिखना होगा। उसके बाद उनके पिता का नाम लिखना होगा। अपने पिता का नाम आप नहीं लिखेंगे, रैयत के पिता का नाम आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गैज आप देख सकते हैं अस्थाई पता है गैज, तो यहाँ पे गैज रैयत का जो अस्थाई पता है यहाँ पे उनका अस्थाई पता लिख देंगे। उसके बाद गैज इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि धारित भूमि का ब्यौरा, यानी कि आपके हिस्से का जो जमीन है उसका ब्यौरा यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि टोटल जमीन 9 बीघा है और उसमें 3 भाई है, तो एक भाई का हिस्सा 3 बीघा ही पड़ेगा, तो उसी 3 बीघा का यहाँ पे ब्यौरा लिखना है। तो 3 बीघा का ब्यौरा एक ही फॉर्म में नहीं आएगा, अलग अलग फॉर्म आपको भरना है। तो गैज यहाँ पे देखिए खाता नंबर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सिंपली खाता नंबर लिख देंगे। उसके बाद खेसरा नंबर लिखेंगे, उसके बाद रकबा लिखेंगे, फिर उस ज़मीन का चौहद्दी जो होगा वो चौहद्दी लिख देंगे, फिर जमाबंदी संख्या लिख देंगे। तो गैज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक कॉलम में एक ही खाता नंबर लिखना है और उसका जो खेसरा होगा एक कॉलम में एक ही खेसरा आपको लिखना है, और रकबा भी एक ही लिखना है, चौहद्दी एक ही लिखना है, चौहद्दी भी एक ही लिखना है और जमाबंदी संख्या एक ही लिखना है। तो गैज यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मेरा खाता नंबर 22 है। अब 22 खाता नंबर में जितना खेसरा है एक बार एक करके आप यहाँ पे लिखते जाइएगा, और उसमें कितना रकबा है यहाँ पे एक बार एक करके रकबा भी लिखते जाइएगा, और उस तरह से यहाँ पे उसका चौहद्दी भी लिखते जाइएगा,
चौहद्दी भी लिखते जाइएगा और उसी तरह से जमाबंदी संख्या भी लिखते जाइएगा। यहाँ तक जैसे ही गाइज आप भर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए फॉर्म का जो कॉलम है वो खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्म का दूसरा पेज ले लेना है और जहाँ से आप ख़त्म किए थे वहाँ से फिर से आप स्टार्ट कर लेंगे, तो वहीं से आगे फॉर्म को भर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया हुआ था, आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद गाइज यहाँ पे नीचे देखिए अनुलग्नक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक का नंबरिंग किया हुआ है। तो इसमें गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है मृतक जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि वर्ष, मतलब जिसके नाम से जमाबंदी है उसकी मृत्यु कब हुई है उसका तिथि या वर्ष भी आपको लिख के देना होगा। दूसरा नंबर में गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जमाबंदी संख्या की विवरण या मालगुजारी रसीद संख्या या वर्ष। तो यहाँ पे गाइज आपको रसीद का भी फोटो कॉपी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गाइज देख सकते हैं 3 नंबर में खतियान की नकल, गाइज आपको खतियान की नकल का भी फोटो कॉपी देना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर में लिखा हुआ कि दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरण, यानी कि आप किस आधार पे जमीन का दावा कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको दस्तावेज लगाना पड़ेगा, तो ये दस्तावेज देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में गाइज आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर सक्षम न्यायालय के आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, यानी कि कोई आपका जमीन हो जिस पे मुकदमा चल रहा था, अब वो मुकदमा खत्म हो गया है, तो कोर्ट से जो आपको लेटर मिला होगा वो उसकी छाया प्रति आपको यानी कि फोटो को भी इसमें लगाना है। तो गाइज यहाँ पे आप 6 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे गाइज जैसे आपके पिता के नाम से जमीन है और आप उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसी का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइज आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड में आपके पिता का नाम मेंशन रहता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे 7 नंबर में देख सकते हैं कि आवेदकर्ताओं का आधार कार्ड की छाया प्रति, गाइज यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदनकर्ताओं के वोटर ID कार्ड की छाया प्रति, तो यहाँ पे वोटर ID कार्ड का भी छाया प्रति आपको देना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे याद रखें कि 1 से लेकर के 8 तक में हम जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे सभी की फोटोकॉपी देंगे, ना कि ओरिजिनल देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वासभाजन लिखा हुआ है, तो गाइज यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा पता, यहाँ पे भी आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के साथ साथ पूरा पता भी लिखेंगे। तो गाइस सभी फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको इन सभी दस्तावेज की फोटो को भी अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है। उसके बाद अंचल कार्यालय में सर्वे विभाग का शिविर लगा हुआ रहता है, जहाँ पे आपको इस फॉर्म को ले जाकर के शिविर प्रभारी के पास इस फॉर्म को जमा कर देना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर जमीन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जमीन संबंधित वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।